आज नवरात्र उत्सवानिमित्त ही जी आपण सिरीज करतो आहे त्यामध्ये आज खरं तर एका वेगळ्या विषयाला हात घालायचा आहे. पॉश क्या है, इसकी नीड क्यों है और 2013 में इसको क्यों शुरू करना जरूरी लगा? भावरी देवी नाम की एक वुमेन सोशल एक्टिविस्ट थी। वहाँ पे दो फैमिलीज चाइल्ड मैरिज में इंडल्ज हो गए थे। आउट ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन उनको गवर्नमेंट को बोलना पड़ा। वहाँ पे पुलिस आई, शादी के एक दिन पहले चाइल्ड मैरिज बंद करवा दिया था गवर्नमेंट की तरफ से। ये दोनों फैमिलीज ने मिलके भावरी देवी पे गैंग रेप किया। एपिक राह एक ऐसा इनिशिएटिव है एपिक की तरफ से 2 days इन अ मंथ, सेकेंड सैटरडे एंड फोर्थ सैटरडे, जहाँ पे पूरा दिन में हम 3 से 4 कस्टमर्स को काउंसिल करते हैं एंड दैट काउंसलिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर आवर इंडियन इकोनॉमीज ग्रोथ। एपिक इज डेडिकेटिंग स्टार्टिंग दिस अक्टूबर। पिक्टोग्राम चावडीच्या समस्त रसिक मायबाप प्रेक्षकांचं मी विकास गायधनी पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत करतो. आज नवरात्र उत्सवानिमित्त ही जी आपण सिरीज करतो आहे त्यामध्ये चौथा दिवस चौथी माळ. खरं तर तुम्ही बघितलं असेल, पहिल्या एपिसोडमध्ये आपल्याकडे आलं होता सिंधू नायर मॅडम, त्यानंतर विजया सुवर्णा मॅडम येऊन गेल्या, प्रतिभा जाधव मॅडम येऊन गेल्या. प्रत्येकाचं एक विशेष योगदान आपल्या समाजाप्रती आहे, आपल्या म्हणजे महिलांप्रती आहे आणि त्यांचं कर्तृत्व आहे. या सगळ्या गोष्टींची आपण चर्चा केली. आज खरं तर एका वेगळ्या विषयाला हात घालायचा आहे. त्याची सर्व माहिती देत असताना की किंवा त्या एपिसोडची सुरुवात करत असताना मला खरं तर हे सांगायचं आहे की नवरात्र म्हणजे केवळ देवीची उपासना नाहीये, तर श्रीशक्तीचा जागर, मर्यादा, सृजनशीलता या सगळ्या गोष्टींचा उत्सव म्हणजे नवरात्र आहे. पण जसं जसं आपण स्त्रीशक्तीचा सन्मान करतोय, दैनंदिन जीवनामध्ये या सगळ्या गोष्टी घडतायत. ह्याच सगळ्या गोष्टी एक उद्योजक म्हणून आपण जेव्हा एखाद्या गोष्टीकडे बघतो तेव्हा तिथे आपल्या कामाच्या ठिकाणी होतोय का, आपल्याकडे असलेल्या महिला, आपल्याकडे असलेल्या मुली, आपल्याकडे असलेल्या महिला कर्मचारी असतील, यांचा आपण तितका सन्मान करतोय का, त्यांचा विचार करतोय का, त्यांची काळजी घेतोय का, या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करण्याकरता, या सगळ्या गोष्टींवरती चर्चा करण्याकरता खरं तर आज आपल्याकडे आपले वक्ता आलेले आहेत. 2013 साली प्रिव्हेन्शन ऑफ सेक्शुअल हॅरॅसमेंट ऍक्ट जो महिलांकरता खरं तर कामाच्या ठिकाणी केला गेला होता, पॉश आपण ज्याला म्हणतो, या विषयावरती आपण आज चर्चा करणार आहोत. कल्चर बिल्डिंग असेल किंवा योग्य टीमची निवड कशी करायची, म्हणजे MSMEsला आणि उद्योजकांना काय काय गोष्टींची गरज आहे आणि त्यात काय गोष्टी आपण करतोय काय नाही करत, या सगळ्या गोष्टींची चर्चा करण्याकरता खरं तर तुम्हा सर्वांच्या आग्रहाखातर आज पुन्हा एकदा तेच वक्ते आज आलेले आहेत ज्यांना तुम्ही एकदा ऐकलंय. पण मित्रांनो, थोडा ट्विस्ट आहे इकडे. ज्या विषयाला आपण हात घालतोय, पॉश आपण ज्याला म्हणतोय, प्रिव्हेन्शन ऑफ सेक्शुअल हॅरॅसमेंट ऍक्ट, ही फक्त नाशिकपुरती, महाराष्ट्रापुरती किंवा भारतापुरती गरज नाहीये, तर जगाच्या पाठीवर कुठेही महिला म्हणून जी व्यक्ती आहे आणि जी व्यक्ती काम करते, कार्यरत आहे किंवा कुठल्या कार्यक्षेत्रामध्ये आहे, त्या प्रत्येक व्यक्तीकरता हा विषय गरजेचा आहे. म्हणूनच तुमच्या सर्वांच्या विनंतीला मान देऊन आणि तुमच्या सर्वांचा मान ठेवून खरं तर मायबोली मराठी सोबतच आपण राष्ट्रभाषा हिंदीचाही आज वापर करतोय. आंतरराष्ट्रीय लेवलला जेव्हा काही लोकांना या गोष्टीची गरज पडणार आहे, त्यासाठी आपण मराठी असेल, हिंदी असेल, इंग्लिश, सर्वच भाषांचा वापर करून या एपिसोडची सुरुवात करतोय, या एपिसोडबद्दल चर्चा करतोय. आणि तुमचा अधिक वेळ न घेता मी त्या वक्त्याचं नाव मला घ्यायला आवडेल, ज्यांना तुम्हाला पुन्हा एकदा ऐकायला आवडलं होतं आणि म्हणून तुम्ही तुमच्या कमेंटचा प्रतिसाद बघून आपण खरं तर त्यांना ह्या नवरात्री एपिसोडमध्ये पुन्हा एकदा बोलवलंय. आज आपल्या पिक्टोग्राम चावडीवरती पुन्हा एकदा विराजमान झाल्यात इपिक परसूटच्या सर्वेसर्वा सहसंचालिका श्वेताली वर्लीकर मैम. नमस्कार। नमस्कार. जैसा मैंने बोला कि ये एपिसोड, ये श्रृंखला हम हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी तीनों लैंग्वेज में करने वाले. रीजन बिहाइंड दैट इज महाराष्ट्र किंवा भारत, मतलब महाराष्ट्र किंवा महाराष्ट्र और अपना इंडिया, इसके बियॉन्ड जाके हमें इंटरनेशनल लेवल तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए. इसलिए हम मल्टी लैंग्वेज का इस बार यूज करने वाले हैं. आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दैट. एब्सोल्युटली कंफर्टेबल विकास। इनफैक्ट भारत ये असंख्य लैंग्वेजेस की एक माला है। बोला जाता है, तो हम बोलेंगे कि हम भारतीय लैंग्वेज में बात करेंगे, जिसमें मराठी भी आएगा, हिंदी भी बिल्कुल. आएगा, इंग्लिश भी, नॉर्मल भारतीय लैंग्वेज में बात बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल. तो हम शुरू करेंगे मैम. Yeah. पॉश क्या है, इसकी नीड क्यों है और
2013 में इसको क्यों शुरू करना जरूरी लगा? सो आज नवरात्रि के अवसर पे इस सवाल का जवाब देना मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानती हूँ, महत्वपूर्ण मानती हूँ। अ, भावरी देवी नाम की एक वुमेन सोशल एक्टिविस्ट थी, जो 1993 में गवर्नमेंट ने उन्हें अपॉइंट किया अपॉइंट था किया था। राजस्थान गांव में, टू टेक केयर ऑफ एंटायर हार्मनी ऑफ द विलेज। ओके। वहाँ पे अभी चाइल्ड मैरिज तो कब का बैन हो गया था, हो चुका था, एंड वहाँ पे 2 फैमिलीज चाइल्ड मैरिज में इंडल्ज हो गए थे। वो लोग अपने बच्चों की विवाह के बाल विवाह के बारे में बात कर रहे थे। अब भावरी देवी आउट ऑफ हर मॉरल ऑब्लिगेशन शी वेंट एंड शी एक्सप्लेन्ड, उन्होंने दोनों फैमिली को समझाया। ओके। फैमिलीज नहीं माने, उन्होंने चाइल्ड मैरिज को वापस कंटिन्यू किया। अब आउट ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन उनको गवर्नमेंट को बोलना पड़ा, वहाँ पे पुलिस आई। शादी के एक दिन पहले वो बंद हो गया था, मतलब चाइल्ड मैरिज बंद करवा दिया था गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन उनको, गांव वालों को, मतलब जो 2 फैमिलीज थे, उनको ऐसा लगा कि उनका रिस्पेक्ट पे कहीं पे तो वो मानहानि हुआ है, एंड इसके लिए ये दोनों फैमिलीज ने मिलके भावरी देवी पे गैंग रेप किया। एंड राजस्थान जैसे स्टेट की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान जैसे स्टेट में कोई एक गांव है जहाँ पे ये सारी चीजें दो मतलब 1993 में हो चुकी है। बिल्कुल, और उनके ऊपर गैंग रेप होने के वजह से, वाइल वो जो ट्रॉमा में जा रही थी, उसके इर्द गिर्द जितने भी गांव थे और उसके गांव में जितने भी विमेन सोशल एक्टिविस्ट थे, वो लोगों को इनसिक्योरिटी उनकी इतने लेवल पे बढ़ गई कि वो लोगों ने अभी मतलब हाई कोर्ट पे जाकर प्ली करना चालू किया, रिक्वेस्ट करना चालू किया। एंड दैट्स हाउ वो लोगों ने, विमेन सोशल एक्टिविस्ट ने मिलकर एक विशाखा ग्रुप का निर्माण किया। विशाखा ग्रुप 1990 विशाखा एक्ट 1997 करके हम लोगों ने, इंडियन पीनल कोड ने ये एक्ट को जारी किया Accept था। एंड उसके बाद उसको रिफाइन करके, क्या, क्योंकि ये सब ना रेप और विमेन का फिजिकल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर ज़्यादा था, बट सेक्सुअल हरासमेंट इज द आउटकम, उसके पीछे जो रूट कॉज होते हैं वो कहीं ना कहीं छूट रहे थे। एंड इसके लिए इसके ऊपर जो रिफाइनमेंट लाया गया है वो है ये पॉश एक्ट, जिसको कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। सो हम सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट होने के बाद क्या होता है वो ये एक्ट नहीं बताती, लेकिन वो प्रिवेंट कैसे करना चाहिए, गांव गांव में कैसे करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे करना चाहिए, इसमें हम एम्प्लॉयर्स का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये सब हमें नियम दिए गए हैं। एंड इसको 2013 से हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसको लागू किया गया है। सो ये 2013 से इट हैज स्टार्टेड। 1993 में घटी हुई घटना और ये एक्ट आया 2013 में, इतना लंबा। 1997 तक तो सबसे पहले वो सोशल एक्टिविस्ट का एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल हुआ था पहले 4 साल, जब भी ये एक्ट, अभी तक हाई कोर्ट मान नहीं रही थी, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर काम कर रहे थे, हमारे सारे जजेस, इंडियन लेबर लॉ, उनके जितने भी अथॉरिटीज़ थे वो इन सब के ऊपर काम कर रहे थे। वो 4 साल तो सबसे कठिन था। 1997 से जब ये रूल चालू हो गया, तभी से एटलीस्ट हम बोलेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ तो हम लोग प्रिवेंशन का स्टेप्स लेना चालू कर रहे थे। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। औरतें आज भी इंडिपेंडेंट है? आई वुड से टू अ सर्टन एक्सटेंट औरतें आज इंडिपेंडेंट है, एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट वो इंडिपेंडेंस का अवेयरनेस उनमें मैं अभी मेट्रो तक सिटीज नहीं की है। बात नहीं कर रहा हूँ। आपने शुरुआत राजस्थान जैसे स्टेट के एक छोटे से गांव की बात छेड़ी। मैं उस चीज को लेके सच में पूछना चाह रहा हूँ, उनको आर दे अपॉर्चुनिटी इंडिपेंडेंट? पूरी तरह से नहीं है, और इसके लिए हम जो जिन्होंने भी पॉश की पढ़ाई की है, हमारा
पूरा मकसद यही है कि गांव गांव तक जाकर इसका अवेयरनेस देवे, ताकि औरतों को, सिर्फ ना कि सिर्फ औरतों को, बट जो भी काम करने के लिए आ रहे हैं सारे एम्प्लॉयज को वो मान मिले। एंड अगर एक एनवायरनमेंट हम लोग एकदम बैलेंस स्ट्राइक कर सके, सो ये सब होगा नहीं। सो वो हमारा भी ड्राइव हो गया है। वेरेवर आई गो विकास, कोई भी, मतलब इवन केरला में आई कैन नॉट बी ऑफिशियली द पार्ट ऑफ देयर कमिटी मेंबर्स। हावेवर मेरा ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मैं जब भी जाती हूँ, मैं पॉश का अवेयरनेस करवाती हूँ, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन और उनके, ना कि सिर्फ लड़कियाँ बट इवन ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर्स, एवरीबडी शुड फील सेफ एंड प्रोटेक्टेड। नवरात्रि की हम बात कर रहे हैं और नवरात्रि वुमन की स्ट्रेंथ और डिग्निटी का सच में तो सेलिब्रेशन है। इसको आप बिजनेस वर्ल्ड से कैसे कनेक्ट करना चाहोगे? बिजनेस, जैसे हमने लास्ट एपिसोड में कहा था विकास, कि बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी, एंड अगर वो एक सेपरेट हस्ती है तो उसका अपना एक आइडेंटिटी होना चाहिए, उसका एक हेल्थ होना चाहिए, बराबर। सो वो स्ट्रेंथ, कोई भी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी का स्ट्रेंथ हम लोग कैसे देख सकते हैं? मतलब आप वेदर विकास इज हेल्दी और नॉट, इट इज सीन बाय योर फिजिकल स्ट्रेंथ, राइट? आउटर फिजिक। सो वैसे ही बिजनेस के दो फिजिकल स्ट्रेंथ के पैरामीटर्स होते हैं, एक उसका टॉप लाइन, दूसरा उसका बॉटम लाइन। सो टॉप लाइन मतलब रेवेन्यू, हम साल दर साल हम कैसे ग्रो कर रहे हैं, and bottom line is the profitability, whether my financial condition is really growing or not, whether it is supporting my business growth or not. So ये दो के वजह से स्ट्रेंथ है। सो नवरात्रि का स्ट्रेंथ को मैं इस तरह से बिजनेस के साथ जोड़ना चाहूँगी। एंड डिग्निटी मतलब, माय गॉड, डिग्निटी इज अ बिगर वर्ड फॉर रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम एंड ऑल। एंड आई वुड से द बिगेस्ट parameter for organization's dignity is its reputation. And I believe हर एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एग्जिस्ट करना एक बात होती है विकास, लेकिन एमएसएमई को मैं आज जानकर ये बोलना चाहूँगी कि while you are focusing only on the top line and bottom line, I would urge to build a very strong culture that will create a brand, that will create a reputation for your organization, and market में एक नाम होगा, वही हमारे organization का strength and dignity है। So नवरात्रि is equivalent to organization's dignity is what I feel. बिजनेस को लेके एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। बहुत सारे पॉलिसीज होते हैं, बहुत सारे अगर हम लीगल की बात करें एक्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें बनती है, बन के पेपर वर्क होता है और थप्पियाँ लग जाती है। आज भी बहुत सारे एमएसएमई इस चीज़ को पॉश को सिर्फ लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये एक कल्चर बिल्डिंग टूल है या फिर ओनली प्रिवेंशन है? जैसे मैंने कहा कि ये एपिसोड के शुरुआत में ही वो जो एक घटना जो बोली है, उसके वजह से आई कुड सी द फीलिंग, आई कुड सी दैट इमोशनल स्ट्रेस इन योर फेस विकास। सो अगर वो नहीं चाहते हो तो माइट एज वेल इसको सिर्फ पेपर वर्क करके मत रखो, क्योंकि गवर्नमेंट ने, हमारे सारे सोशल एक्टिविस्ट ने, हमारे सारे लॉयर्स ने, जितने भी अथॉरिटीज़ है जो ये ऑर्गेनाइजेशंस का वेलबींग को और गवर्नमेंट का, एमएसएमई का वेलबींग को, कॉरपोरेट्स का वेलबींग को समझते हैं, उन्होंने काफ़ी ब्यूटीफुल रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए हैं, एंड वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के लिए लाए हैं। मैं तो यही रेकमेंड करूंगी कि ये सिर्फ पेपर पे ना हो तो भी चलेगा, आप में जीना चाहिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के एयर एनवायरनमेंट में होना चाहिए, फील होना, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं अभी। बिल्कुल। आपने जो घटना बताई थी 1993 की, वो टाइम पे वुमन सेफ नहीं थी, सही है। आज भी वुमन बहुत जगह पे सेफ नहीं है, एक्सेप्टेड। पॉश सिर्फ वुमन के लिए है या फिर लड़कों के लिए भी उतना ही जरूरी है? सो ये एक्ट जब ये लागू किया है ना, तो एज पर द पॉश एक्ट 2013 इट इज ओनली फॉर विमेन। लेकिन ना पूरा वो जब रूल बुक हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये भी लिखा है कि ये
किसने जारी करना चाहिए, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के पास होना चाहिए और ये एक एम्प्लॉयर के पास होना चाहिए। तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया है सर्विस रूल बुक, विच मीन्स कि आपने जो पूछा ना HR कल्चर बुक, सो सर्विस रूल बुक मतलब क्या कि हमारे पास कोई भी सर्विस के लिए आता है तो उसके लिए रूल बुक क्या है, उसका गाइडलाइंस क्या है। तो मेरा ज्वाइनिंग कैसा होगा, मेरा टाइमिंग कैसा होगा, अटेंडेंस कैसा होगा, इसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होगा, मेरे आजू बाजू का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए। और ऐसे ही सर्विस रूल बुक का एक हिस्सा है ये पॉश, ठीक है। सो पॉश में अगर एम्प्लॉयर चाहता है कि ना कि सिर्फ मेरे फीमेल, लेकिन आजकल कॉर्पोरेट्स में हमने विकास, जब भी हम पढ़ाई कर रहे थे, हमने मैक्सिमम केसेस मेल एम्प्लॉयज के लिए सुने वही हैं। मैं जाने वाला था आगे कि सी हर कोई लड़कियों के बारे में, औरतों के बारे में, विमेंस के बारे में बहुत सारी बातें कर रहा है, बिल्कुल। बट आज की डेट में जितना सिक्योरिटी उन लड़कियों को मिलना जरूरी है, मेल भी उतने सिक्योर नहीं है। बिल्कुल। मैं तो बोलता हूँ आजकल ट्रांसजेंडर्स भी ये सारी चीजें मतलब उन चीजों का शिकार हो रहे हैं, जी तो उनको हम किस तरह देख रहे हैं? जी। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, मतलब आई विल कम टू दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। सो पॉश एक्ट इज डेफिनेटली फॉर फीमेल, लेकिन सर्विस रूल बुक में अगर पिक्टोग्राम समझो, अगर पिक्टोग्राम ने अपने सर्विस रूल बुक में लिखा कि ये जेंडर न्यूट्रल पॉलिसी है, तो यहाँ के मेल एम्प्लॉयज भी हम लोग सेफ गार्ड कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर कल को अगर समझो जेंडर न्यूट्रल आते हैं, ट्रांसजेंडर अगर हमारे पास आते हैं और हमारे साथ काम करते हैं, जस्ट इमेजिन विकास, आप एक सिनेरियो सोचो कि यहाँ पे जब मेल फीमेल का आई कांटेक्ट से, मतलब कुछ बात भी नहीं हो रही है, सिर्फ एक आई कांटेक्ट से फीमेल अगर थोड़ी सी इनसिक्योर फील कर सकती है, ट्रांसजेंडर तो दोनों कैटेगरी से इनसिक्योर फील करता है। अब उसके लिए अगर मैं लागू नहीं करूंगी, आप तो आए दिन बिजनेस को छोड़ोगे एंड यू विल बी कजोलिंग हिम, यू विल बी काउंसलिंग हिम कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोगों को समझा रहे हो, उससे अच्छा सर्विस बुक में लिख दो ना, जेंडर न्यूट्रल पॉलिसी कर दो। सो दिस इज व्हाट पॉश एक्सेप्ट्स। अच्छा, ये होने के बाद अगर मेल एम्प्लॉय का समझो केस आ जाता है, तो वो केस को बाकायदा इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन लॉ जो होता है वो हम लोग बाकायदा उसको ये कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। उसकी सुनवाई दूसरे सेक्शन नंबर 354 से होगी, जो इंडियन लॉ पीनल आईपीसी, हाँ आईपीसी के एक्ट के हिसाब से ही हम जाएंगे। लेकिन एटलीस्ट आप पिक्टोग्राम एज अ ऑर्गेनाइजेशन इट कैन इनिशिएट दैट। जैसे आपने यहाँ पे बोला कि बीट मेल बीट फीमेल, अगर अपने एम्प्लॉयज, जैसे आपने बोला सी बहुत सारे केसेस में ना क्या होता है, रेप हुआ या रजिस्टर होता है, आज की डेट में बहुत सारे रेप आंखों से हो रहा है। एब्सोल्युटली। बीट मेल बीट फीमेल, करेक्ट। ऐसा नहीं कि मतलब लड़का ही किसी लड़की को देख के छेड़ रहा है, लड़कियां भी आजकल वो सारी चीजें कर रही है। बिल्कुल। बहुत बार ऐसा होता है कि हम हमारे कोवर्कर्स के साथ, हम हमारे एम्प्लॉयज के साथ, हम हमारे कस्टमर्स के साथ ये सारी चीजें करते हैं। बिल्कुल। इससे आपकी ब्रांड को कितना नुकसान पहुंचता है? नुकसान इस तरह से पहुंचता है कि कई बार ना हम लोग कहते हैं कि मैंने तो कुछ किया नहीं, ठीक है, बट पॉश एक्ट 2013 के हिसाब से आप अगर, मतलब इसमें क्या कहते हैं कि एक होती है एग्रीव्ड वुमेन, अभी वो एग्रीव्ड वुमेन कैन बी अ मेल ऑल्सो, दैट इज ओके, ठीक है। सो वो विक्टिम है बेसिकली। सो एग्रीव्ड वुमेन को द मोमेंट आपने एक बुरी नजर से देखा एंड दैट विमेन और दैट विक्टिम फील्स अनकंफर्टेबल या वो अनवेलकम है, इट इज नॉट वेलकम्ड बाय द पर्सन, इट विल फॉल अंडर पॉश एक्ट। फिर आप सिर्फ ऐसे ब्रश करके जाओ, आप उनके पास खड़े रहो एंड आपका एनर्जी उसको, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो भी आप, मतलब शी कैन रेज इट टू द आईसीसी कमिटी मेंबर्स। सो इस तरह से मतलब पॉश एक्ट ने तो इस सबका ये मैंने जैसे पहले भी कहा था कि
हमने बहुत सारे रूल्स निकाल के रखे हैं और हर चीज़ का एक समाधान दिया है. नाउ इट इज़ आवर ड्यूटी टू स्टडी अबाउट इट, टू इम्प्लीमेंट इट इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू सेफ गार्ड आवर एम्प्लॉयज़. मतलब ये मेरे एम्प्लॉयज़ किसी कस्टमर के प्रिमाइस में जाके भी ये घटना हो सकती है, कस्टमर के साथ हो सकती है, या कस्टमर मेरे एम्प्लॉयज़ के साथ भी कर सकते हैं. हर चीज़ का समाधान पॉश एक्ट में दिया गया है. मेरा अगला सवाल एक्चुअली वही था कि अपने एम्प्लॉय हो या फिर अपने कस्टमर से अगर ऐसी कोई चीज़ें हो रही है तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना डेंजरस हो सकता है? रेप्यूटेशन तो सी नाउ अंडर आईसीसी जब हम अवेयरनेस के लिए जाते हैं, वी आर द आई एम अ पॉश सर्टिफाइड ट्रेनर, सो वी से दैट वी क्रिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वी कंडक्ट अवेयरनेस सेशंस. अब ऐसे टाइम पे ना व्हाट वी से इज कि ऐसे मैटर्स को जितना कॉन्फिडेंशियल रख सको उतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे 3 लोगों का सेल्फ इस्टीम का दाव पे लगा है. फर्स्ट इज द विक्टिम, जिसके ऊपर हो रहा है उसका भी कुछ तो रेप्यूटेशन है. दूसरा है रिस्पोंडेंट, जो हो सकता है कभी कभी एकदम सुपीरियर पोजीशन पे बैठा हो. एंड तीसरा होता है मेरे कंपनी का रेप्यूटेशन. सो ये केसेस जब भी आते हैं तो आईसीसी करके, मतलब ना गवर्नमेंट ने रूल बनाया है विकास, कि 10 से कम अगर एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स रखा है एंड लोकल कमिटी जिसको बोलते हैं, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में वो लोकल कमिटी बैठी हुई है. मतलब वी हैव द नेम्स, वी हैव द ईमेल एड्रेस, आप उनके पास जा सकते हो. 10 के ऊपर जब एम्प्लॉयज़ होते हैं तब आपको अपने कंपनी में एक कमिटी बिठानी पड़ती है, एंड वो कमिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू हैंडल दीज केसेस. मतलब आप अगर कंपनी के ओनर हो, यू डोंट हैव टू पे अटेंशन टू दिस, बिकॉज आपके ऊपर आपके कंपनी के गुडविल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यू माइट नॉट गिव द राइट जस्टिस टू दिस, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. तो इसके लिए हम कहते हैं कि सी लेवल या डायरेक्टर लेवल पे कोई नहीं होना चाहिए वो कमिटी में. यू हैव टू हैव एम्प्लॉयज जो पगार पे काम कर रहे हैं, एंड उनको सिखाना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एंड उनसे ये केसेस को सॉल्व करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. बहुत बार जब हम प्रोफेशनल्स के साथ काम करते हैं, शायद मतलब मैं शायद बोलूँगा यहाँ पे कि इतनी सारी दिक्कतें नहीं आती है. बट जब एक एंटरप्रेन्योर हमेशा बोलती है कि हम तो फैमिली है, हमारा फैमिली मैनेज बिजनेस है, तो हमें पॉलिसीज की ज़रूरत क्या है, ये थॉट कितना डेंजरस है? मैं ना अभी काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रही हूँ, एंड विकास यू वुड एडमिट इट कि मतलब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एमएसएमई सेगमेंट को कि प्लीज स्टॉप क्रिएटिंग फैमिली एनवायरनमेंट्स. क्योंकि ना अभी ये बोल बोल के पिछले 30 साल, मतलब पिछले 2 डिकेड से तो मैं देख रही हूँ कि फैमिली एनवायरनमेंट में होता क्या है. अभी फैमिली मतलब क्या है विकास? फैमिली इज अ प्लेस वेयर वी फील ओन्ड, वी फील कंफर्टेड, वी फील हर्ड. तो उसके पॉजिटिव्स भी है, लेकिन सबसे बड़े नेगेटिव्स या कॉन्स जिसको बोलते हैं वो क्या है? आई फील कंफर्टेबल. सबसे ज्यादा इमोशनल में मुझे अगर किधर इमोशनल वेंटिंग करना है तो मैं कहाँ पे करूंगी? मैं मेरे फैमिली के साथ. सो सबसे पहले तो हम जहाँ पे जाते हैं विकास, हम बोलते हैं कि प्लीज फैमिली कल्चर बंद कीजिए. वी आर हियर टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशंस हेल्थ, दैट इज द टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन जो कॉर्पोरेट करता है. कॉर्पोरेट एक दिन भी अगर आपने वो कंट्रीब्यूशन में चूक गए तो आपका केआरए मॉनिटरिंग वगैरह उसमें सब में वो डिविएशंस आना चालू हो जाता है. सो व्हाई कांट वी बिल्ड दैट कल्चर rather than, with all due respect, rather than creating a family managed business, why can't we create a professionally managed business? So हम बोलेंगे कि we are the team, we are professional teams and who are coming here, मतलब including the owner. Right. So if I am the owner of my company, I don't own the company. I am here to serve my company so that I can contribute towards its top line and bottom line. So मुझे ये करना है, एंड मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा मेरे सारे फैमिली मैनेज्ड बिजनेस जो सोच रखते हैं उन ओनर्स को कि प्लीज
divert your thought process towards building a professionally managed business, and फिर ना आपको पता चलेगा कि प्रोफेशनल का 1% भी हम चेंज नहीं कर पाएंगे जब तक मेरे पास राइट पॉलिसीज नहीं होंगे. सो सबसे पहला फाउंडेशन ऑफ सेटिंग अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज राइटिंग डाउन द पॉलिसीज, सेटिंग द पॉलिसीज एंड देन अडियरिंग टू इट. एक साइड में है फैमिली मैनेज बिजनेस, जहाँ पे फैमिली साथ में आके ये सारी चीज़ें कर रही है, यहाँ पे ये कियोस हो रहा है. दूसरी साइड में एक कंसेप्ट है जो वर्क स्पाउस जिसको बोलते हैं. इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है? Work spouse, again connecting it to the family managed business. family हो गया, spouse मतलब क्या, my partner है ना, जो मेरा emotional state को समझता है. work spouse, this concept has come जहाँ से हम बोलते हैं कि हम दो colleagues हो सकते हैं, दो directors हो सकते हैं who understands each other's pattern of working, Right. and they can complement each other. ठीक है. उसके प्रोज ऐसे होते हैं कि आप जब ये दो कलीग जब एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, तो बोलने का जरूरत नहीं पड़ता, बिकॉज इसका एक्सपेक्टेशन वो मैनेज कर रहा है, उसका ये मैनेज कर रहा है, एंड दैट्स हाउ दे स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर एंड दे स्टार्ट टर्निंग. जो टर्न अराउंड टाइम्स होता है वो बहुत फास्टर हो जाता है. हाउएवर उसका कॉन्स ये भी होता है कि भाई वर्क स्पाउस को लिटरल सेंस में नहीं लेना चाहिए. We have our personal life and we come here to contribute. Again I would reinstate on that कि हम यहाँ पे contribute करने आते हैं. So better you focus on your contributions and go back to your origin जहाँ पे है, and keep the work environment absolutely professional. बहुत बार अपना ये फोकस काम से हटके पॉजिटिवनेस पे चला जाता है, जैसे जी, जी, जी. मैं आपको बोल रहा था. ये सारी चीज़ों में आपके पर्सनल बिहेवियर के कारण, आपके ग्रजेस के कारण, आपके एटीट्यूड के कारण आपकी ऑर्गेनाइजेशन ब्लीड होती है. इससे सबसे ज़्यादा जो तकलीफ होती है वो आप दोनों को नहीं मालूम कि आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल. बट आप दोनों के कारण कंपनी जो ब्लीड हो रही है उसके चक्कर में आपके एम्प्लॉय सफर हो रहे हैं. या इस चीज़ को आप किस तरह देखोगे? बिलीव मी विकास, दिस इज माई 18th ईयर इन दिस इंडस्ट्री, एंड मैंने शुरुआत मतलब फॉर्चुनेटली मैंने शुरुआत ही MSME से किया है. आई हैव सीन स्टार्टअप्स, आई हैव सीन स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर्स, एंड जैसे लास्ट टाइम भी कहा था कि हस्बैंड वाइफ को देखा है एंड हस्बैंड वाइफ को डिवोर्स लेते हुए भी देखा है. सो जो आप बोल रहे हो ना कि आपके जो पर्सनल झगड़े जब ऑफिस में आते हैं, या आप इवन इफ छोड़ो हस्बैंड वाइफ, बाप बेटा है, बाप बेटा और बेटी है, बाप का बेटे से नहीं जम रहा है, बेटी से जम रहा है, बट बेटा और बेटी का नहीं जम रहा है. ओ गॉड, सो मच ऑफ केओस. और इसीलिए दीज आर द कॉन्स ऑफ फैमिली मैनेज्ड बिजनेस. प्लीज कम आउट ऑफ दिस जितना जल्दी. एंड ये हम लोग पॉश अवेयरनेस सेशंस में भी करते हैं, हम ICC मेंबर्स के लिए भी करते हैं, जब भी ट्रेनिंग देते हैं तभी हम लोग ये करते हैं. एंड वेन एवर वी आर सेटिंग द पॉलिसीज फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन विकास, वी टेक स्पेशल कंसर्न, स्पेशल केयर कि यहाँ पे एक भी ऐसा पॉलिसी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके वजह से हम इमोशनल कंफर्ट या इमोशनल पाथवे ज़्यादा दे रहे हैं. दिस हैज़ टू हैव मतलब जहाँ पे ह्यूमन बीइंग कम्स फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन, दे ब्रिंग देयर ओन सेल्फ, दे ब्रिंग देयर इमोशंस, दे ब्रिंग देयर जो भी बैकलॉग्स होते हैं वो सब वो लोग लेके आते हैं. हैविंग सेड दैट, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पता है? एक ऐसा सेटअप करके दो उनको जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ काम का बात करें, प्रोडक्टिविटी का बात करें. जब कभी भी इमोशनली हाई हो तो हम काउंसलिंग कर सकते हैं. एंड ये सब करने के लिए यू शुड हैव अ राइट कल्चर एंड राइट लीडर्स टू ड्राइव दिस विकास. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि दो लोगों के मतलब आई हैव सीन एंटरप्रेन्योर्स गेटिंग सेपरेटेड एंड बिजनेस बीइंग अफेक्टेड. सो हम जहाँ पे भी जाते हैं, हम सबसे पहले वी क्लियर द व्हाई कि आप लोग दोनों साथ में क्यों हो, एंड उसके बाद ही हम लोग पूरा गेम प्लान डिज़ाइन करते हैं. सो आई बिलीव दैट शुड बी द राइट step. Even if you don't have outsiders, if you don't have consultants like us,
it is important for you whenever you have two partners or two contributors wherever you are working, at whatever capacity you are working, please ask the why. आप दोनों का अगर why strong है ना, तो फिर ये इमोशनल डिसबैलेंस मैटर नहीं करता. तो क्या ये करने से कंपनी का ब्रीडिंग बंद हो जाएगा? वी शुड, मतलब आई डोंट फील मेनी अ टाइम्स, जब भी आपने जैसे बोला कि ये लोग आते हैं झगड़ा करते हैं, इट इज ऑल इमेच्योर्ड, इट इज ऑल ईगो ड्रिवन. कई बार वो ईगो के वजह से झगड़े होते हैं, कई बार वो इमेच्योर्ड चीज़ों के वजह से झगड़े होते हैं. हम लार्जर पिक्चर भूल जाते हैं, इसके लिए भी होता है. आप सोचो ना, अभी दो एंटरप्रेन्योर्स जब भी हम लोग बात करते हैं, वो लोग झगड़े कर रहे हैं. What are they doing? They are not talking. I am okay if I don't talk to my spouse for 4 weeks. That is absolutely okay. Right. Which is also not okay. But मैं अगर 4 हफ्तों तक अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के पार्टनर के साथ नहीं बात करूंगी, I am losing out on how many days? I am losing out on 28 days of productivity. Am I doing justice to my company? बिल्कुल नहीं. सो दैट सेज इट ऑल ना. ये करने के वजह से आप कंपनी का कितना नुकसान कर रहे हो, इसका हमें वी शुड बी कॉशियस अबाउट दीज थिंग्स. बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे सारे डिसीजन लेने के टाइम पे हम इमोशनली अटैच्ड होते हैं. और जैसे हमने इतने सालों का जो स्टडी हमारा, हमने ये चीज़ देखी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट होती है, बहुत बार इंटेंशन कम, इमोशन ज्यादा होते हैं. एब्सोल्युटली. और वो इमोशंस के टाइम पे कोई बंदा अपने को सपोर्ट कर रहा है, वो टाइम पे वो बंदा अपने साथ होता है, आगे जाके फिर वही ईगो मैटर करते हैं, फिर ग्रजेस होते हैं, फिर तकलीफ होती है. ये केसेस में कंपनी बिल्ड करना बहुत ज़्यादा चालू करती है. हमें वो बंदा भी साथ में चाहिए और ये ब्लीडिंग भी रोकना है. क्या करें? सेट द राइट प्रोसेस, सेट द राइट पॉलिसीज, सेट द राइट नॉन नेगोशिएबल्स. ये चलेगा, ये नहीं चलेगा. अगेन हमारे जो गुरु है जिनको मैं बहुत मानता हूँ, प्रोफेसर विजय सुवर्णा, उनका एक स्टेटमेंट है, आप कितना भी प्रोसेस सेट कर लो, अगर किसी एक बंदे ने ठान ली कि इसको अगर नहीं चलाना है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो. एब्सोल्युटली. उसके लिए भी जवाब है ना, जो वही विजय सुना- मैम ही वही- बोलते हैं, यू हैव टू पार्ट वेज. आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? ओके, कम बैक टू आवर मेन एजेंडा. या जब हरेसमेंट की केसेस होते हैं, जब बात आती है, तो प्रिवेंशन से ज्यादा इंटरवेंशन पावरफुल लगता है. ऐसा क्यों? इंटरवेंशन से ज्यादा प्रिवेंशन. हाँ. हाँ. सो ऐसा क्यों? सी इंटरवेंशन कब होता है? जब ये हरासमेंट हो जाता है. समझो, मतलब जैसे मैंने पहले ही एग्जाम्पल पे जाती हूँ, आपने मुझे सिर्फ ऐसी नजरों से देखा विकास, जिससे मैं अनकंफर्टेबल हो गई. अब मैं गई, समझो आईसीसी मेंबर है एक्स पर्सन, मैं उसके पास जाती हूँ, फिर वो मेरा रिपोर्ट लिखती है, फिर वो आपको पूछती है. अभी आपको और मुझे और ज्यादा शर्मिंदगी होती है. हालांकि वो पूरा इंटरवेंशन, जो भी काउंसलिंग सेशन हो जाता है, उसमें पता चलता है कि भाई विकास का तो वो इंटेंशन था ही नहीं. लेकिन ये सब करते करते एंड में क्या हुआ पता है? आई एम कटिंग सॉरी फिगर इन फ्रंट ऑफ विकास एंड वाइस वर्सा. एम्बेरसमेंट होता है. सो ये सब करना बेटर है, या पहले से ही बाबा इसका ज्ञान दो कि भाई नजरे, मतलब आई हैड दिस पर्सनल एक्सपीरियंस विकास, जहाँ पे मेरी एचआर एग्जीक्यूटिव, एक मतलब लोकेशन भी दूसरा था, हाँ, आउट ऑफ मुंबई था. एचआर एग्जीक्यूटिव फोन करती है एक सुबह और बोलती है हमारा फैक्ट्री मैनेजर हमको बुरी नज़र से देख रहा है. मैं और मेरे डायरेक्टर ऐसे एकदम चौंक गए कि ये कैसे हो गया करके. और फिर हम लोग गए, गाड़ी निकाला, एंड वी डिड नॉट इवन रजिस्टर दैट केस. फर्स्ट तो हम लोग भागे कि हुआ क्या, बिकॉज ये बंदा 8 साल से काम कर रहा है. और फिर बाद में मेरा फैक्ट्री मैनेजर से मैंने सोचा कि एक बार पहले 1-on-1 पूछ लेती हूँ कि क्या हो रहा है. अब पूछते पूछते पता चला कि बंदा ना देखता है, बात करता है तो वो ऐसे ही देखता बैठता है कंटिन्यूसली. हाँ, कंटिन्यूसली देखता है, मतलब देयर इज नो, वो बोलते हैं ना ब्रेकिंग द कांटेक्ट होता है ना, वो रहता नहीं है. अभी ये इसके वजह से दिस गर्ल रिपोर्टेड मतलब शी फाइल्ड अ केस ना. यही तो होता है अवेयरनेस सेशन में, दैट व्हाट इज द राइट अप्रोच व्हेन यू आर वर्किंग इन द एनवायरनमेंट, in a professional environment. What should be the right approach? This is what we teach in prevention of sexual harassment, and that is why it is said that
प्रिवेंशन इज एनी टाइम बेटर देन इंटरवेंशन. राइट. या सो एक स्ट्रॉन्ग पॉश फ्रेमवर्क कैसे एक स्ट्रॉन्ग वर्क प्लेस का फाउंडेशन बन सकता है? पॉश का फुल फॉर्म इज प्रिवेंशन ऑफ Right. सेक्सुअल हरेसमेंट. अच्छा, गोइंग बैक टू इसका रूट कॉज, जब हम वाई एनालिसिस या 5 एनालिसिस करते हैं तो कोई इस इंटेंशन से तो जॉब कर लेता नहीं है ना कि भाई मेरे को ऐसा कुछ केस करना ही है. बराबर. ओके, सो ये सब होता कब है? व्हेन अ पर्सन इज फेल्ट लेफ्ट आउट. कई बार ये ऑब्सेशन, ये सब ऐसे जो नेगेटिव हरकतें होती है ना, वो इट इज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट, नॉट बीइंग इंक्लूडेड इन द ग्रुप. उसके अगेंस्ट काफी कुछ चल रहा है मतलब जो गॉसिपिंग बोलते हैं, जो भी है. कई बार देर आर मेनी रीजंस एंड दैट्स वाई इसका जो पॉश का जो सबसे पहला चैप्टर है वो बोलता है, या सबसे पहली पॉलिसी है, राइट. वो ये बोलती है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी रखना चाहिए. विच मीन्स डाइवर्सिटी मतलब मेरे पास कोई भी जेंडर के लोग आवे, मतलब जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए. कोई भी रिलीजन के लोग आवे तो भी मैं एक्सेप्ट करूंगी. एबिलिटीज, डिसेबिलिटीज, मैं इक्वल अपॉर्चुनिटी देती हूँ सबके लिए. सेकेंडली, वी आर वर्किंग इन एन इंक्लूसिव एनवायरमेंट, विच मीन्स खाना खाते वक्त 2 लोग यहाँ पे बैठे हैं, 8 लोग वहां पे बैठे हैं, मैं अकेला वहां पे बैठा हूँ. हाउ विल द एनवायरमेंट फील? वो एटमॉस्फेयर में ही एक ही नहीं है. सो ऐसा इंक्लूसिविटी के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये सब इनिशिएटिव्स हम लेते हैं जब हम पॉलिसी फ्रेमवर्क करते हैं. सो देयरफॉर किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन बनाने के लिए पॉश कैन प्ले अ वाइटल रोल, बिकॉज इट इज not only about sexual harassment, it is about increasing the awareness ki how can you prevent, and the best way to prevent is having a strong inclusive culture. हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने हमसे ये बात कही थी कि आप अगर नवरात्रि स्पेशल ये चीज कर रहे हो तो हमें हमारे खुद के आंसर्स में ऐसा कुछ करो. आई फील इस बात से उनका बहुत सारा क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा. और ये मेरा पर्पस भी है, क्योंकि मैं पहले से जब भी मैंने ये सब्जेक्ट के लिए ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया था, with only one objective I have taken this initiative, that I should reach out to the remote villages. मैं गली गली गांव गांव तक जाकर इसका अवेयरनेस स्प्रेड कर सकूं. So even I am feeling privileged. Thank you विकास. अगर टीम छोटी हो, जैसे आपने बोला कि 10 से नीचे अगर हो तो उनके लिए कुछ पॉलिसीज बने हुए हैं. हाँ, ऐसी छोटी टीम्स के लिए भी एमएसएमई में इन्वेस्ट करना जरूरी है. बिल्कुल बिल्कुल. इनफैक्ट हम जब भी ट्रेनिंग लेते हैं, मैं स्पेशली जब भी ट्रेनिंग लेती हूँ, तो मैं अपने एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स को ये भी बोलती हूँ कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपके मतलब एम्प्लॉइज तक नहीं है. भाई, आपके घर पे जो डोमेस्टिक मेड आती है, अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता है, सो व्हाट आर यू सपोज टू टेक, व्हाट एक्शंस आर यू सपोज टू टेक, उसका भी हम अवेयरनेस देते हैं. आपके यहाँ पे जो स्वीपर आते हैं, अच्छा वेजिटेबल वेंडर, भाजी वाली, सब्जी वाली, रिटेल शॉप में कभी कभी होता है, इन सबके साथ अगर कुछ होता है तो उसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है? जितना नॉलेज हमें है हम सब बांट देते हैं ऐसे ही एम्प्लॉयज में, ताकि सब लोग अवेयर रहे, सतर्क रहे, and we can together contribute towards a safe environment. It's like औरत जात जो भी है, हालांकि मतलब अपने वर्क प्लेस के यहाँ पे नहीं, जहाँ पे हो, घर पे हो, बाहर हो, कहीं पे भी हो, खुद को सेफ होने के लिए should feel safe. बहुत ज्यादा जरूरी है. बहुत. एंड ये पॉश हर लोगों के लिए एप्लीकेबल है. मैं मतलब अगर आपका क्वेश्चन भी होगा आगे, मैं पहले ही जवाब देती हूँ. जैसे मैंने कहा, स्वीपर, फिशरमैन, कोई भी वेजिटेबल वेंडर हो, हॉकर हो, कोई भी हो, उन सब के लिए ये एप्लीकेबल है. अच्छा, हम इवेंट्स करते हैं ना विकास, एक दिन के लिए हम लोग भी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स हायर करते हैं. अच्छा, वो लोगों को तो हम डेली मतलब कुछ तो एक ये करते हैं, या फिर हम थर्ड पार्टी को देते हैं, बट वो आपके यहाँ पे आए हैं और आपके इवेंट में अगर उनके साथ कुछ होता है तो भी जिम्मेदारी हमारी है. सो यू आर सेइंग पिक्टोग्राम चावड़ी के इतने जो हमने एपिसोड्स आज तक किए,
हमारे यहाँ पे नासिक की बेस्ट फीमेल मेकअप के लिए आती कांचन दाने जिनका नाम है। ओके अगर हमारे साथ वो काम कर रही है वो पर्टिकुलर काम के लिए, सो वो हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो आपके प्रिमाइसेस पे हो या फिर आप बोलते हो कि जाओ आप एक लोकेशन पे जाओ और उनका आप मेकअप करके आ जाओ, एंड अनफॉर्चुनेटली इवन व्हेन शी इज ट्रैवलिंग, ये कॉन्ट्रैक्ट है आपका, लेकिन आपने उनको ट्रैवलिंग अगर वो कर रही है और उसके साथ कुछ हो जाता है, अगर वो वहां पे पहुंचती है और कस्टमर उनके साथ कुछ करते हैं, मतलब ऐसा हो नहीं बट ऐसा कुछ होता है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्चुअली ये आंसर के बाद मैं थोड़ा हिल गए हूँ अंदर से, और वो अगेन सी मेरे खुद के जो सवाल है वो आपसे मैं पूछना चाहूंगा। जी एमएसएमई ओनर्स को बहुत बार ऐसा होता है कि पॉश कंप्लायंस वो लोग इग्नोर करते हैं, जी। सो ये कल्चर के लिए कितना रिस्की है? कल्चर सेटअप का तो मैंने आपको नुकसान तो बताया है कि मतलब लोगों का विश्वास हो। अच्छा, आप मतलब एक ऐसी कंपनी भी है विकास, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो कंपनी में अगर ऐसा समझो कुछ केसेस होता भी है ना, तो हम बोलेंगे हाँ वहां पे तो कल्चर ही वैसा है, ठीक है। बट किसी और कंपनी में जहाँ पे समझो पूजा अर्चना बहुत होती है, यहाँ पे तिलक लगाए बिना लोग बैठते नहीं है, मतलब एम्प्लॉयर तो लगाता है बट एम्प्लॉयर सारे एम्प्लॉयज को भी लगाता है, अब वहां पे वैसे कल्चर में अगर कुछ होता है तो आप चौंक जाओगे। मेरा एक्चुअली क्वेश्चन वही था, हर तिलक लगाने वाला उतना? It can happen to anybody, it can happen with anybody, and anybody can be the victim, anybody can be the respondent। किसी का कोई गारंटी नहीं है। कल को समझो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, आपको मेरा एक नजर ठीक नहीं लगा, you felt uncomfortable, you can go and lodge a complaint saying that I did not feel comfortable। सो पॉश में क्या होता है, सेक्सुअल हरासमेंट इज द लास्ट लेवल विकास। दिक्कत वही है ना मैडम, हाँ। दिक्कत वही है, औरतें जब कंप्लेन करती है सुना जाता है। नहीं नहीं, यहाँ पे हर बंदे का, हम वही तो मैंने बोला कि हमारे पॉलिसी में होना चाहिए तो सुना जाएगा। अच्छा, पॉलिसी में नहीं है और आपको कंप्लेन करना है तो आप कहाँ पे जाओगे? पुलिस स्टेशन। हाँ, बस इतना अवेयरनेस देना था। तो फिर कंपनी कुछ नहीं कर सकती, आप पुलिस स्टेशन जा सकते हो। पॉश पॉलिसीज जब हम एमएसएमई में अगर इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका जेनजी को अट्रैक्ट करने के लिए कितना बेनिफिट हो सकता है? बहुत बेनिफिट है, माय गॉड, वो लोग अपना मेंटल वेलबींग और क्या क्या नहीं बात करते हैं। आप मतलब आपको अब तक तो इंटरव्यू के टाइम पे तो एक्सपीरियंस आया Yes, रहेगा। yes, yes, yes. हमसे ज्यादा अवेयरनेस उनको है, हमसे ज्यादा कल्चर का गंध एब्जॉर्ब करना, सूंघना या स्निफिंग एंड जज करना कि ये एनवायरनमेंट मेरे लिए अच्छा है, ये एनवायरनमेंट मेरे लिए सेफ नहीं है, वो सब होता है। अच्छा, जेनजी के लिए मैं दोनों तरफ से बोलना चाहूंगी। उनके लिए अट्रैक्ट करने के लिए सेटिंग अ सेफ एंड कंप्लायंट एनवायरनमेंट इज इम्पॉर्टेंट, बट उनके लिए मतलब जेनजी जिस तरह से आजकल उनका अपीयरेंस, उनका अटायर या जो भी, वो लोग उस लेवल से आ चुके हैं। और हम लोग तो अभी जेनजी का बात कर रहे हैं, मैं इसके बाद ये भी बताती हूँ। जेनजी तो अभी शुरुआत है, उसके बाद आ रही है जेन अल्फा, जेन बीटा, ये फिर भी जनरेशन का बात कर रहे हैं। इन पॉश लैंग्वेज देयर इज LGBTQ+, ऐसे कैटेगरीज होता है। लेस्बियंस, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स, देन देर आर क्वेश्चनिंग एंड क्वेरिंग, एंड देन प्लस। ये सब ना, these are categorized as per the sexual preference, but might as well आपको भी मालूम होगा कि यहाँ पे एनवायरमेंट, मतलब कॉर्पोरेट हो या एमएसएमई हो, people get included, people get they interfere in each other's preferences। एंड आप जस्ट अभी मैंने जो भी नाम लिए कैटेगरीज के, आप जस्ट सोचो कि आपके ही कंपनी में एक बाइसेक्सुअल आ जाता है, would you be even ready to take his interview, Vikas? So should they not work? हाँ, सो आप तो जनरेशन का बात कर रहे हो, मैं यहाँ पे कैटेगरीज का बात कर रही हूँ। इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड।
पॉश कंप्लायंस इज कंपलसरी। गवर्नमेंट ने उसका रिपरकेशन मैं आपको बताती हूँ। गवर्नमेंट ने फाइन रखा है, एक मॉनिटरी फाइन है जो बहुत ही छोटा है, एंड हो सकता है कि जेल वेल भी हो सकता है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर, बट मॉनिटरी फाइन तो पक्का चार्ज करते हैं। हैविंग सेड दैट, उसका साइड इफेक्ट देखो कि अगर नहीं रखा तो वी आर नॉट रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ जनरेशन। बहुत शॉकिंग बट बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपने बोली। जी श्वेताली, एक चीज़ मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा, जितना पॉश ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी फीमेल वर्कर्स, फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ पे काम करने जा रहे हो, आप जहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हो, वहाँ पे इंटरनल वॉशरूम्स है कि नहीं, एब्सोल्युटली मेल फीमेल अलग है कि नहीं, एब्सोल्युटली आपके पास फीमेल स्टाफ कितना है, मतलब अगर रेशो अगर अपन चेक करें तो वो कितना है। करेक्ट बहुत बार ऐसा देखा है कि अगर ये चीज़ आपके पास नहीं हो, टैलेंट कितना भी हो, आप अट्रैक्ट नहीं कर कर पाओगे। पाओगे। इसी चीज़ को लेके मेरा अगला सवाल आपसे है कि बहुत बार एमएसएमई ओनर्स राइट पीपल के पीछे भागते हैं। उनको ए प्लेयर, बी प्लेयर, सी प्लेयर के बारे में मालूम होता है कि नहीं होता है? बेसिकली ना विकास, इसका जवाब मैं यहाँ से देना चालू करूँगी कि मोर देन राइट पीपल ना, दे वुड प्रिफर रिलीजन बेस्ड पीपल। मतलब मेरा दूसरा कंपनी है, वी आर ऑल्सो रनिंग, वी आर इनटू टू बिजनेसेस विकास। एक हमारा ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी है, दूसरा इज इनटू टैलेंट एक्विजिशन। एंड मुझे ये बोलते वक्त काफ़ी बुरा लग रहा है to say that out of 10 organizations 9 organization will always say कि हमें हमारा रिलीजन का ही बंदा चाहिए। सो फॉरगेट इवन अबाउट राइट पीपल। हाँ, टैलेंट तो चाहिए, बंदा काम करना चाहिए, बट रिलीजन स्पेसिफिक होना चाहिए। सो ए प्लेयर, बी प्लेयर, सी प्लेयर तक तो वो लोग जाते ही नहीं है। सो बट and that is probably the result and reason why we are still into MSME and we cannot become corporates। क्योंकि corporate का एक नियम है, only the right talent is acquired। ठीक है, एंड फिर वो एक्विजिशन के लिए जो भी करना पड़ता है, हेड हंटिंग करना पड़ता है, उनका जो भी नोटिस पीरियड बाय बैक करना होता है, वो सब रिस्क लेते हैं, लेकिन वो लोग एक्वायर करते हैं। वी आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट दैट। क्यों? क्योंकि हम अभी फैमिली बिजनेस करना है ना हमें, सो वो फैमिली कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। भाई, बिजनेस इज बिजनेस, फैमिली इज फैमिली। बिजनेस का कल्चर शुड बी प्रोफेशनल कल्चर। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई वुड लाइक टू रीइंस्टेट दिस। आप आपके ट्रेनिंग के द्वारा, मतलब जितने क्लाइंट्स के साथ, जितने स्टेट में, जितनी जगह पे आप घूम रहे हो, जितने लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, आप इस चीज़ को कितना रीइंफोर्स करते हो कि आपने एफएमबी छोड़ के राइट पीपल के पीछे भागना चाहिए? सो ऑफ कोर्स, मतलब वी व्हेन वी सेट द प्रोसेस, सबसे पहला हमारा होता है द व्हाई, आस्किंग द व्हाई। वंस वी गेट द आइडिया कि व्हाई क्या है, उनका एक पावरफुल रीजन मिलता है, उसके बाद हम स्ट्रैटेजी सेट करते हैं। एंड वो स्ट्रैटेजी को सेट करने के लिए वेदर वी हैव द राइट स्ट्रक्चर इन प्लेस, वेदर वी हैव राइट पीपल इन प्लेस, वो सब हम लोग सेट करना स्टार्ट करते हैं। एंड उसी को फिर हम लोग जब डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, सो नथिंग बट पॉलिसीज, एसओपीज एंड स्टैंडर्डाइजेशन होता है। एमएसएमईज में आज भी बहुत सारी जगह पे ऐसे देखा गया है कि डिपार्टमेंट्स है, हम्म लोग है, हम्म लेकिन ओनर से डेलीगेशन नहीं हो पा रहा है। हम्म और वो बंदा, वो मतलब ओनर ही बोलता है कि मैं खुद इंटरव्यू लूंगा, मैं फाइनल करूंगा, मैं बहुत आता है। और ये मैं के चक्कर में बहुत सारा मिस हायरिंग होता है बहुत बार, Absolutely। क्योंकि मैं मेरे काम में माहिर हूँ, मुझे एचआर नहीं आता। हम्म वो चक्कर में और मैं के चक्कर में मिस हायर बहुत बार मैं करता हूँ। हम्म तो मिस हायर अगर हो रहा है तो उसके साइंस क्या होने चाहिए, कैसे हमें पता चलना चाहिए ये मिस हायरिंग हो रहा है, उसका कॉस्ट कितना कंपनी को बेयर करना पड़ता है? ओके, सो इसके दो जवाब, मतलब मैं दो हिस्सों में देना चाहूँगी। सबसे पहले, ओनर डेलीगेट नहीं करता। ओनर डेलीगेट इसके लिए नहीं करता बिकॉज वो ना अपने काम से, अपने प्रोसेस से प्यार कर देता है, अगेन कर बैठता इमोशंस। है। सो हाँ, ही इज इमोशनली अटैच्ड टू हिज बिजनेस, टू हिज ड्यूटीज, टू हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड ही फेल्स टू आइडेंटिफाई हिज रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओनर का, बिजनेस का जो भी ओनर है, या मैं उसको करेक्ट करूंगी, ओनर घर पे भी बैठ सकता है, बट बिजनेस को जो चला रहा है
उसका सबसे प्राइम ड्यूटी ये होता है कि बिजनेस को मैं ग्रो करवा रहा हूँ कि नहीं, बिजनेस का मैं फाइनेंशियल हेल्थ में स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ कि नहीं। अगर ये दो सवाल उन्होंने सही तरीके से, मतलब उसके जवाब अगर सही तरीके से दे रहे हैं, तो वो डेलीगेशन में कभी अटकेंगे नहीं। उनका फोकस हमेशा आज पे रहता है, जबकि जो बिजनेस को ड्राइव कर रहा है उनका फोकस अगले 3 साल के लिए होना चाहिए। So these are the small yet very important perspective changes which we have to bring in the organizations and entrepreneurs mindset. जब तक ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट नहीं होता है, ये माइंड शिफ्ट नहीं होता है, तब तक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे स्ट्रगल करती है। टू आंसर योर सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मिस हायर, मैं ही सब करता हूँ, और मैं जब करता हूँ ना तो मैं उसमें रिपीटेशन करता हूँ या 10% इनोवेशन करता हूँ, ठीक है, लेस देन 10 एक्चुअली। हाँ, सो वो 10% के साथ में जब भी इंटरव्यू में बैठा हूँ, मैं 10 साल पहले भी मैं वही क्वेश्चन करूंगा, 10 साल बाद भी मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूँ। जनरेशन चेंज हो गई है, सो जो जवाब का आप यहाँ पे आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे ये जनरेशन से, वो शायद आपको आज का जनरेशन से नहीं मिलेगा। सो क्या होता है, जबरदस्ती, मतलब सीवी आते ही बंदा हायर हो जाता है, फॉरगेट अबाउट इंटरव्यू। हमारी जरूरत बिजनेस की इतनी होती है कि वी डोंट इवन वेट, हम हमेशा फायर फाइटिंग पे होते हैं। एब्सोल्युटली। तो मुझे 2 बंदों की जरूरत होती है, एक ही सीवी आ गया, चलो हायर कर लो, उस बंदे को जो पगार चाहिए उसमें हम हायर करते हैं। नाउ द रिपरकेशन इज मिस हायर, ये बंदा कल्चरली अलाइन नहीं है, हायर होने के बाद पता चलता है अच्छा 9 बजे के ऑफिस में बंदा 10 साढ़े 10 बजे आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसको जल्दी उठने का आदत नहीं है। सो वी हैव नॉट डन द राइट इंटरव्यूइंग प्रोसेस, ठीक है। अभी कॉस्ट ऑफ मिस हायर, ये बंदा आ गया, 3 महीने में आप निकाल देते हो, पर आपका जो मिस हायर का कॉस्ट है ना, ऑन एन एवरेज, जब एक हम लोगों ने वर्ल्ड वाइड सर्वे सब स्टडी किया था, बिकॉज यू विल बी शॉक्ड टू नो कॉस्ट ऑफ अ मिस हायर इज 27 टाइम्स हिज सैलरी। 27 टाइम्स मतलब 2.25 साल का सैलरी का इक्विवेलेंट होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, 3 महीना काम किया ना, समझो 15,000, तो 45,000 का नुकसान हो गया। वैसे नहीं, काउंट करते हैं। मेरा मैनेजर ने कितना दिन का इंडक्शन दिया, मैनेजर का सैलरी कितना था, उसको कैलकुलेट किया, आपने कितना दिन इंडक्शन दिया, उसका आपने कैलकुलेट किया। ये बंदा गया ट्रैवलिंग में, अच्छा कस्टमर से बात किया, कस्टमर छूटे, बहुत वी बार अपने लॉस्ट, ईगो के चक्कर में अपने कस्टमर छोड़ देने पड़े। So all this is not calculated. When you calculate all this, it becomes 27 times of a person's monthly salary. आई फील ये सारी चीजें बहुत बार वही होता है कि हम डेलीगेट नहीं करते, मैं के चक्कर में सारी चीजें होती है। Yes. और इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं पूछना चाहूंगा, आज भी पर्सन डिपेंडेंट काम हो रहा है, ना कि प्रोसेस डिपेंडेंट। सो अगर प्रोसेस डिपेंडेंट करना है, प्रोसेस ड्रिवन करना है, तो एमएसएमईज ने क्या करना जरूरी है? तो एपिक को हायर करना चाहिए। ओके, जोक्स अपार्ट, प्रोसेस ड्रिवन के लिए प्लीज फिक्स अ माइंडसेट दैट नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज परमानेंट, ठीक है। ना विकास परमानेंट है, ना श्वेताली परमानेंट है, बट एपिक को ग्रो होना है, पिक्टोग्राम को ग्रो होना है। सो विकास ने, जैसे मैंने पहले कुछ टाइम पहले भी बताया था कि 3 साल पहले बाद का सोचना है। सो 3 साल बाद अगर समझो विकास 4 या 5 लोकेशन को ड्राइव कर रहा है, तथास्तु, तो अगर 4 या 5 लोकेशन को ड्राइव कर रहा है, आपको नासिक में प्रोसेस लगाना ही होगा, तभी जाके हम दिल्ली, मुंबई एंड केरला सेटअप कर पाएंगे। सो वेयर आर द प्रोसेस? सो हैविंग द 3 years क्लैरिटी, एटलीस्ट 3 साल का क्लैरिटी इज द आंसर फॉर दिस। सस्टेनेबल ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है फिर? नो योर वाई। आपको अगर आपका वाई, बिजनेस का वाई पता चला, वाई यू आर इन दिस, पैशनेटली रनिंग दिस बिजनेस, नॉट ओनली फॉर मेकिंग मनी, मेकिंग मनी इज अ रिजल्ट, it is an outcome, it is not the reason. Reason is something different. Identify your reason, identify your USP and chase that, chase your passion. That is the outcome. अगर सस्टेनेबल बिजनेस जब भी हम नाम लेते हैं तो 2 या 4 कौन से कंपनी के नाम याद आते हैं?
शुरुआत टाटा से ही होती है। टाटा है, एप्पल है। अब ये दोनों के जो ओनर्स या ये दोनों के जो लीडर्स थे बिजनेस को जिन्होंने ड्राइव किया, दे वर द मैड, दे वर द पैशनेट पीपल. नो, दे न्यू व्हाट दे आर डूइंग, दे न्यू एंड दे चेस्ड. उनके लिए सिर्फ एक ही लाइफ था. They had only one purpose. So that's, I believe, the formula of sustainable organization. बीइंग ओनर, बीइंग एंटरप्रेन्योर, एक साइड में हम सपना देखते हैं कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद अपना इतना इतना टर्नओवर होगा, इतना बड़े हम हो जाएंगे, हम विजन देखते हैं, Yeah. हम लॉन्ग टर्म का विजन बिल्ड करते हैं। जी. एक साइड में ये मंथ एंड में सैलरी कैसे दूं, इस पे हम फायर फाइटिंग करते हैं, इनको बैलेंस कैसे करें? So whatever, it is a basic math. हम लोगों को we have to be conscious and ये सब ना इन सब के लिए why मतलब मैंने पहले जोक के हिसाब से बोला था कि you hire Epic. It is not only about Epic. You hire the right outsider, the right consultant. That consultant can be a financial expert. That consultant can be a strategic expert. जो आपको लगता है मुझे इस एक्सपर्टीज की जरूरत है, आप उनका एक्सपर्टीज लीजिए. एटलीस्ट साल में 2 या 3 बार उनके विजिट्स होते हैं. वो जिस तरह के क्वेश्चंस आपको करते हैं ना, उसके वजह से यू विल गेट द राइट आंसर टू डेवलप सर्टन स्ट्रेटेजीज दैट विल build a sustainable process, build a sustainable financial capacity of the organization. डेली फायर फाइटिंग और ये सारी चीजें करते करते एमएसएमई अगर देखा जाए तो मार्जिन्स के हिसाब से बहुत टाइट काम करता है, बिल्कुल. फिर भी कंसल्टेंट में इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है? मैं आपने ऑलरेडी जवाब दिया है, मैं थोड़ा एलेबोरेटिव जवाब चाहता हूँ आपसे। कंसल्टेंट को ना आप मतलब ऐसा ही समझो, एंड मैंने ना ये मेरे लाइफ में मैंने ये एक्सपीरियंस किया है विकास, कि अब तक जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अगर मैंने पर्सनली काम किए हैं, उसमें से 2 या 3 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने स्ट्रेटेजिकली कॉन्शियसली कंसल्टेंट का भी एक स्ट्रक्चर अपने ऑर्ग स्ट्रक्चर में बना के रखा था. एंड जिस किसी भी डायरेक्टर ने ये डिसीजन लिया ना कि आई वांट एन आउटसाइडर, उसका बजट में इतना बाजू में निकालता हूँ, that organization has shown remarkable progress because they knew कि देखो, एक चीज होती है जो इंटरनली आप ड्राइव कर सकते हो, आपका टेक्निकल एक्सपर्टीज आप ड्राइव कर सकते हो, आपके लोगों का हायरिंग, उनको गाइड करना, कस्टमर को टाइम पे डिलीवर करना, यू आर द बेस्ट एंड यू विल ड्राइव इट विदाउट इवन एनीबडी एल्सेस सपोर्ट. मतलब हम लोग आएंगे और आपको थोड़ा बहुत ऑपरेशनल एक्सपर्टीज देंगे, एक्सेलेंस करेंगे एंड फिर हम निकल सकते हैं. लेकिन जहाँ पे आपको फाइनेंशियल एक्सपर्टीज की जरूरत है, वहाँ पे यू एटलीस्ट एक्सटेंड, यू हैव टू आस्क फॉर द सपोर्ट. सो मैं तो यही कहूँगी कि एक आउटसाइडर एंड जोएल बार्कर जैसे मैनेजमेंट गुरु भी कह चुके हैं कि most paradigm shifts in any business is brought by an outsider. Forget about business. Most paradigm shifts are brought by an outsider. So that's the answer. आपका 18 साल का तजुर्बा देखते हुए मुझे ये सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जी. जितने हमारे एंटरप्रेन्योर आज ये एपिसोड देख रहे हैं, ये पॉडकास्ट जो सुन रहे हैं, अगर मैं अगेन आपके एक्सपीरियंस से पूछना चाहूँगा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आज इमीडिएटली एक्शनेबल होना जरूरी है? इमीडिएट बेसिस पे सबसे पहले अभी हम बैठे हैं सितंबर में, सो सितंबर का एंड, मतलब एक फिनेंशियल ईयर का फर्स्ट हाफ निकल चुका है, सेकेंड हाफ अभी बाकी है. सो फर्स्ट इनिंग जो गया वो गया, जैसा गया वैसा गया. लेकिन सेकेंड इनिंग के लिए अभी तैयारी कर लीजिए, पेपर पेन ले लीजिए एंड एटलीस्ट अक्टूबर टू मार्च एक बड़ा फिगर आप मतलब महीने लिख दीजिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर मार्च वगैरह, एंड फिर डिसाइड कीजिए कि व्हाट शुड बी द रेवेन्यू, व्हाट इज द टारगेट दैट आई एम एक्सपेक्टिंग, व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी दैट आई एम एक्सपेक्टिंग, व्हाट इज दैट वन शिफ्ट इन माय ऑर्गेनाइजेशन दैट आई एम एक्सपेक्टिंग, व्हाट इज द प्रोसेस चेंज दैट आई एम एक्सपेक्टिंग. 4 चीज़ों का आंसर अब भी इमीडिएटली दे दो. अगर इसका आपको फायदा नहीं होता, सो मतलब you can call me, you can, I guarantee, I bet my career on this. You're saying you can call me, but अगला सवाल ही वही है कि कंसल्टेंट बहुत वैल्यूएबल होते हैं. एग्री?
बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं। जी। वैल्यू और एक्सपेंस मतलब एक्सपेंसिवनेस ये जो है, दोनों को ब्रिज ईपिक किस तरह करता है? सो अभी रिसेंटली मतलब ये नवरात्रि की शुरुआत में ही हमने भी एक ड्राइव शुरू किया है विकास, जिसका नाम है एपिक राह। ओके, सो एपिक राह एक ऐसा इनिशिएटिव है एपिक की तरफ से, जहाँ पे हम मतलब मैं और मेरे पार्टनर विपिन एंड श्वेताली, बोथ ऑफ अस आर डेडिकेटिंग 2 days in a month of each month, सेकेंड सैटरडे एंड फोर्थ सैटरडे, जहाँ पे पूरा दिन में हम 3 से 4 कस्टमर्स को हम काउंसल करते हैं, एंड दैट काउंसलिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप आपके बिजनेस के रिलेटेड रियल लाइफ चैलेंजेस, रियल बिजनेस चैलेंजेस, यू कैन प्रेजेंट इट टू अस। देर आर सम सर्टन प्रोसेस होगा, आपको एक नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एंड for next 3 to 4 hours you will get an expert's advice free of cost। वो आप देखो, अगर आपको वो गोली मतलब इट इज लाइक बिफोर गेटिंग फॉर द फुल कोर्स यू गेट इनटू अ क्रैश कोर्स। अगर आपको फायदा होता है, अगर आपको लगता है कि दीज आर द राइट गाइडेंस, दीज आर द राइट गाइड्स फॉर माई बिजनेस, देन प्रॉबली वी कैन थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म। सो अगर मुझे बोलना है कि आपको ब्रिज कैसे करते हैं, तो एज अ पार्ट ऑफ CSR हमने हमारे बिजनेस के 4 दिन दिए हैं विकास, एंड अभी हम कुछ देर पहले बिजनेस का प्रोडक्टिविटी का बात कर रहे थे। सो 4 days completely for MSME's growth, for our Indian economy's growth, Epic is dedicating starting this October। हमारे श्रोताओं को अगर आपसे कनेक्ट होना हो ये फ्री कंसल्टेशन के लिए, क्योंकि जी जी जी, बहुत बार ऐसे होता है ना कि आप कितनी भी पानीपुरी खा लो, वो फ्री वाली एक चाहिए होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो ये फ्री वाली पानीपुरी ईपिक हमें कैसे देगा, हम आपसे कांटेक्ट कैसे करें? सो अक्टूबर में मतलब हमारा ये तो रिलीज हो गए हैं। वी विल सेंड दिस डिटेल्स इन द टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, बिकॉज हम लोग ये भी ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। यू विल हैव टू, ऑल दैट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू कॉल ऑन अ मोबाइल नंबर, यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ, एंड आपको आपके बिजनेसेस के मिनिमम 3 चैलेंजेस बताने हैं। 3 में से सारे 3 भी हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर पहले 3 या 4 घंटे में जितना हम आपको जवाब दे पाएंगे हम दे देंगे। नवरात्रि का ये चौथा दिन कुष्मांडा देवी के हिसाब से मतलब उनको पूजा जाता है और जी। उनको सृजनशीलता और निर्माण शक्ति का प्रतीक माना जाता जी है। जी जी जितना मैं आपका जानता हूँ, जितना मैंने आपको सुना है, जितना आपके साथ काम किया है, आपने हर बार हर नई नई चीज का निर्माण करने के हिसाब से ही काम किया है। सो ये पॉजिटिव माहौल, कम्पिटिटिव माहौल अगर एंटरप्रेन्योर्स को भी क्रिएटिव वे से करना है, तो उन्होंने क्या निर्माण करना चाहिए, क्या खुद में बदलाव लाने चाहिए? डोंट बी सेटिस्फाइड, दैट इज द ओनली मंत्र। मतलब कई बार ना मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि बिजनेस में ना हम क्या करते हैं पता है, एंटरप्रेन्योर्स स्पेशली, वी गेट इनटू परफेक्शन विकास, ठीक है, एंड वो परफेक्शन के चक्कर में ना, मतलब मैं अगर ये ग्लास ऐसा रखूंगा तो मैं परफेक्टली रखूंगा, बट वही अगर कोई और रखेगा तो वो समझो ऐसा रख रहा है, अभी मैं इसको सीधा करते बैठ रही हूँ, बट वो ये नहीं देख रहा है कि मैं जिस मेच्योरिटी, मैं जिस एक्सपर्टीज या जिस स्किल सेट से इसको परफेक्ट कर रही हूँ उसका एक बैकग्राउंड है, एंड दैट पर्सन इज कमिंग विद अनदर लेवल ऑफ स्किल सेट। सो बिजनेस का सबसे पहला मंत्र है कि योर बिजनेस डजंट नीड परफेक्शन, इट नीड्स प्रोग्रेशन। प्लीज बी प्रोग्रेसिव माइंडसेट and accept, keep on progressing the capabilities of your team members, that is the first thing। secondly for us, ये तो मैंने लोगों के लिए मतलब अपने एम्प्लॉयज के लिए बोला है, प्रोसेस के लिए भी बोला है कि हर चीज में ना यू बी प्रोग्रेसिव rather than being perfectionist। हमारे लिए का एक सूत्र मैं ये दूंगी कि प्लीज डोंट बी सेटिस्फाइड, नेवर बी सेटिस्फाइड, क्योंकि अभी मेरा परफेक्शन माइंडसेट है ना, तो मैं परफेक्ट करती जाऊंगी, लेकिन परफेक्शन इज अ मूविंग टारगेट। सो
द मोमेंट आई सी दैट दिस इज परफेक्ट, मैं बोलूंगी कि नहीं, ये यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ तो चेंजेस है. सो यू नो, नॉट बीइंग सेटिस्फाइड विथ माय डिलीवरी एंड कंटिन्यूसली आस्किंग माई सेल्फ कि व्हाट बेटर, व्हाट बेटर आई कैन गिव, so that I can create that impact. And when I say I, it is always Epic, the brand can create impact. What better can I give? How can I make it easy? How can I make it, more relevant to the audience? So वो सब जब स्ट्रगल होता है तो मेरे ख्याल से क्रिएटिविटी अपने आप आ जाती है. सो माई ओनली मैसेज, 2 messages is, please focus on progression rather than perfection. And second is, don't be satisfied. Entrepreneurs should never be satisfied, please. जिस दिन आपको लगता है ना कि हाँ भाई अभी मारो सब થઈ ગયો, आपड़ो થઈ ગયો या मारो થઈ ગયો, तभी आप रिटायर हो जाइए. आप अपॉइंट कीजिए किसी पैशनेट बंदे को जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता है, बिकॉज बिजनेस डिमांड्स ग्रोथ. सो दैट्स द ओनली थिंग. इतनी फ्रूटफुल बातें पिछले ऑलमोस्ट 1 घंटे से हम लोग कर रहे हैं. हमारे श्रोता पिछले 3 दिन से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं. आज आपको सुन रहे हैं. आगे और उनको 5 देवियों को, 5 सज्जनों को सुनना है. आई फील हमने यहाँ रुकना चाहिए. जी जी. रुकने के पहले एक हमारे क्रिएटिव दिमाग से एक थॉट आया था कि हमने एक रैपिड फायर करना चाहिए, जो मैं आपके साथ करना चाहूंगा, फिर हम रुकेंगे. सो रैपिड फायर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका आइडियल कौन है? आई हैव 2 ideals in profession. और उनको मैं ये शॉर्ट में जवाब देना है. बिल्कुल, आप बोल सकते हो. सो यिन यांग जैसे होता है ना चिन्ह, एक डार्क साइड होता है, एक ब्राइट साइड होता है. सो डार्क साइड अपने कोर को, अपने इंटरनल स्ट्रेंथ को डिपिक्ट करता है, एंड ब्राइट साइड हमारे रिजल्ट्स को डिपिक्ट करता है. सो यिन के लिए मेरे आइडियल है अतुल गोरे सर, एंड कंसल्टेंसी जगत के बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, उनका जाने माने हस्ती है. एंड ऑफ कोर्स यान इज डेवलप्ड बाय नन अदर देन संतोष नायर. सो दोज आर माय आइडियल्स. ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बहुत सारा गुस्सा दिलाती है? Nowadays I feel little restless. तो रिपीटेशन या मुझे अगर कोई काम दोबारा करना पड़ता है तो आई गेट इरिटेटेड. बट मोर देन दैट, when I see that people are not taking enough efforts या enough वो ड्राइव अगर मिसिंग दिखता है ना, तो मैं थोड़ी सी रेस्टलेस हो जाती हूँ. इफ पीपल आर सिटिंग आइडल, हाँ, मेरे को उससे गुस्सा आता है. नायक फिल्म में हमने देखा था अनिल कपूर एक दिन के सीएम बने थे. वैसा मौका अगर हम आपको दे, एक दिन में आप क्या बदलना चाहोगे? मैं सबसे पहले इंडियन एजुकेशन सोसाइटी में, मतलब आई वुड इंस्टिल एंटरप्रेन्योरशिप. एंड व्हेन आई से एंटरप्रेन्योरशिप, इट हैज नथिंग टू डू ओनली विद बिजनेस, बट अबाउट बीइंग इंडिपेंडेंट. तो हम वो स्किल डेवलप करना चाहेंगे, एंड उसको मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगी. स्कूल लेवल से बच्चों को ये सब सिखाना चाहिए, कला. एक चीज जो आपके पास्ट में जाके अगर आपको बदलने का मौका मिले, क्या बदलना चाहोगे? एक्चुअली आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम थैंकफुल. मतलब पास्ट में बदलना चाहोगे तो 3-4 एपिसोड ऐसे आए फटाफट सामने, बट विकास अगर वो एपिसोड्स नहीं आते ना, तो प्रॉबली श्वेताली वुडंट हैव बीन एट दिस लेवल. सो आई एम स्टिल थैंकफुल फॉर दो स्ट्रगल्स और फॉर दोज जो भी क्रिटिकल मोमेंट्स आए हैं मेरे लाइफ में, बिकॉज ऑफ विच आई एम हियर टुडे. सो आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग. आई एम सो हैप्पी कि आपने इतने अच्छी तरीके से ये टॉपिक को हमारे श्रोताओं को समजाया. जी. मित्रांनो, मी पुन्हा आपल्या मायबोलीकडे वळतोय, कारण इथे थांबणं आता गरजेचं आहे. आज आपण ज्या विषयाला हात घातला होता, तो खरं तर कुठल्याही महिलेकरता, कुठल्याही मुलीकरता खूप जास्त गरजेचा आहे. कारण बऱ्याचदा होणारा अत्याचार, होणारा बलात्कार हा फक्त झाल्यानंतर रजिस्टर होतो. समाजामध्ये डोळ्यांनी होणारे बलात्कार पण खूप आहे, ज्याच्याकरता बोलणं खूप गरजेचं आहे. आणि महिला, मुली हाच विचार करून शांत बसतात, मी सांगितलं तर माझी आबरू जाईल किंवा माझी इज्जत जाईल. सांगायचं हेच आहे, होईल ते नंतर होईल, परंतु जोपर्यंत तुम्ही आवाज उठवत नाही तोपर्यंत या गोष्टी थांबणार नाही. आणि माझ्या मैत्रिणींना पण एक विनंती करायची आहे, अत्याचार फक्त तुमच्यावर होत नाही. आमचे बरेचसे बांधव असे आहेत ज्यांना हा त्रास आहे, ते बोलायला घाबरतायत. त्या मित्रांनाही कळकळीची विनंती की ह्या निमित्ताने बोलायला चालू करा, आवाज उठवायला चालू करा.
जोपर्यंत तुम्ही आवाज उठवत नाही तोपर्यंत हे अत्याचार होत राहतील, म्हणून तुम्ही बोलणं खूप गरजेचं आहे. इथे मी आता मला थांबणं गरजेचं वाटतंय, कारण मॅडमने खूप चांगल्या पद्धतीने सगळे विषय समजून सांगितलेत. आपण उद्या पुन्हा भेटणारच आहोत. तोपर्यंत धन्यवाद.